अब आज की एक बहुत महत्वपूर्ण खबर के बारे में आपको बताते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का पहला एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। उनके बारे में अक्सर यह शब्द भी इस्तेमाल होता है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। लेकिन हमारा कहना यह है कि देश के पहले एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं, बल्कि पीवी नरसिम्हा राव थे, जिनकी आज 100वीं जयंती है। आज नरसिम्हा राव होते तो 100 वर्ष के हो चुके होते। नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को आंध्र प्रदेश के वारंगल में हुआ था, जो अब तेलंगाना में है। वर्ष 1991 में जब वो देश के 9वें प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस को संभाला था, क्योंकि कांग्रेस बहुत कमजोर हो रही थी, बल्कि कमजोर होते देश को मजबूत करने के लिए उन्होंने ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम भी उठाए थे। पीवी नरसिम्हा राव देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने गांधी नेहरू खानदान से न होते हुए भी अल्पमत में पूरे 5 साल तक केंद्र सरकार चलाई और प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी कभी कम नहीं होने दिया। आज अगर पीवी नरसिम्हा राव गांधी नेहरू गांधी परिवार के रहे होते तो आज उनके बारे में आप सबको पता होता। गांधी परिवार उनकी समाधि पर जाता और उन्हें श्रद्धांजलि देता। पूरी कांग्रेस पार्टी आज के दिन को सेलिब्रेट करती, मनाती। पीवी नरसिम्हा राव ने क्या बड़े बड़े काम किए उसका प्रचार होता और कांग्रेस की जो राज्य सरकारें हैं वो देश के सारे बड़े अखबारों में पहले पन्ने पर फुल पेज विज्ञापन देते और बताते कि पीवी नरसिम्हा राव ने कितने शानदार काम किए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आज कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव को याद तक नहीं किया। गांधी परिवार ने पीवी नरसिम्हा राव को कोई श्रद्धांजलि नहीं दी, उनके बारे में सोशल मीडिया पर एक शब्द तक नहीं लिखा। आज उनका जन्मदिन है, 100वां जन्मदिन है, लेकिन कांग्रेस में सन्नाटा छाया हुआ है और कांग्रेस पार्टी इस तरह से आज व्यवहार कर रही है जैसे पीवी नरसिम्हा राव का दौर कभी आया ही ना हो, जैसे पीवी नरसिम्हा राव कभी कांग्रेस पार्टी में रहे ही ना हो और पीवी नरसिम्हा राव कभी भारत के प्रधानमंत्री भी ना बने हो। बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है कांग्रेस पार्टी में और गांधी परिवार में। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, तीनों ने आज कोई जरूरत नहीं महसूस की कि वो एक बार पीवी नरसिम्हा राव को श्रद्धांजलि भी दे सकें। यानी पीवी नरसिम्हा राव को कभी भी वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। प्रधानमंत्री रहते हुए और प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा होने के बाद कांग्रेस ने कभी पीवी नरसिम्हा राव को वो स्टेटस नहीं दिया जो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और बाकी लोगों को दिया गया। अगर नरसिम्हा राव नेहरू गांधी परिवार से होते तो आज, जैसा मैंने आपको बताया, कांग्रेस पार्टी जोर शोर से इस जयंती को मना रही होती। राज्य सरकारें अब तक अखबारों पर पूरे पन्ने का विज्ञापन दे चुकी होती और आज उन्हें बहुत जोर शोर पर से श्रद्धांजलि दी जाती। इसलिए आज हम पीवी नरसिम्हा राव की कहानी आपको बताना चाहते हैं और आपको यह कहना चाहते हैं कि नरसिम्हा राव गांधी परिवार को इतना चुभते क्यों थे। आज बड़ा सवाल यह है, पीवी नरसिम्हा राव से कांग्रेस पार्टी इतना अलग क्यों हो गई? गांधी परिवार को वो इतना चुभते क्यों हैं? 1990 के दशक में भारत के सामने कई चुनौतियां थीं, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ये तय कर चुके थे कि वो अब राजनीति से संन्यास ले लेंगे और उनके पास इसकी ठोस वजह थी। वो लगातार 8 बार लोकसभा के एमपी रह चुके थे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, इंदिरा गांधी की सरकार में देश के गृह मंत्री रह चुके थे, राजीव गांधी की सरकार में विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री रह चुके थे। यानी एक भारतीय राजनेता जितनी भी ऊंचाइयों पर जा सकता है वो सब उन्होंने हासिल कर ली थी और अब वो रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे थे। इन उपलब्धियों के साथ वर्ष 1991 तक उनकी उम्र 70 वर्ष हो चुकी थी और यही वजह है कि उन्होंने ये तय किया कि वो राजनीति से अब संन्यास ले लेंगे और इसी को देखते हुए उन्होंने 1991 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ा था। यानी चुनाव भी नहीं लड़ा। 1991 के लोकसभा चुनाव में वो कहीं नहीं थे। यह वही चुनाव है जिसके पहले चरण की वोटिंग के बाद चुनाव प्रचार के दौरान 21 मई 1991 को राजीव गांधी की तमिलनाडु की एक चुनावी रैली के दौरान हत्या कर दी गई थी और चुनाव 2 रुझानों में बंट गया था। पहला रुझान था राजीव गांधी की हत्या से पहले का पहला फेज और दूसरा फेज था राजीव गांधी की हत्या के बाद, क्योंकि राजीव गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति कांग्रेस पार्टी की तरफ चली गई और उसके बाद के जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया।
चुनाव के बीच राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता सोनिया गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार और सीताराम केसरी ने सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने का विरोध किया और इस विरोध के बाद सोनिया गांधी ने भी पार्टी अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। वो समझ गई कि अभी पार्टी उनके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो एक विदेशी थी। विदेशी मूल जो है उस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था और अब बड़ा सवाल यह था कि पार्टी अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनेगा। यह फैसला सोनिया गांधी ने अपने पास रखा। लोगों ने, पार्टी के सब बड़े लोगों ने सोनिया गांधी के ऊपर छोड़ दिया कि आप ही तय कीजिए। उस समय राजीव गांधी के कैबिनेट सचिव पीसी अलेक्जेंडर और इंदिरा गांधी की सरकार में कैबिनेट सचिव रहे पीएन हक्सर ने सोनिया गांधी को सुझाव दिया कि वो शंकर दयाल शर्मा को कांग्रेस अध्यक्ष बना दें और आगे का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाए। राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार और लेखक विनय सीतापति अपनी पुस्तक हाफ लाइन में लिखते हैं कि शंकर दयाल शर्मा ने अपने खराब स्वास्थ्य की वजह से इस प्रस्ताव को नहीं माना और कहा कि वो पार्टी अध्यक्ष तो नहीं बनना चाहते, लेकिन अगर पार्टी चाहे तो उन्हें देश का राष्ट्रपति जरूर बना सकती है। आज मैं ये पुस्तक अपने साथ लेकर आया हूँ, हाफ लाइन, जो पीवी नरसिम्हा राव पर लिखी गई है। हाफ लाइन इसका शीर्षक है। शंकर दयाल शर्मा के इनकार करने के बाद और लोकसभा चुनाव के दौरान ही नरसिम्हा राव का नाम सामने आया और इसके पीछे वजह यह थी कि नरसिम्हा राव का व्यक्तित्व बहुत विनम्र था। जातिगत राजनीति के मामले में उनके पास अपना कोई काडर नहीं था, कोई बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर नहीं बचे थे और सबसे अहम बात यह कि 1990 में उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी। वो दिल की बीमारी के मरीज थे, जिसकी वजह से सोनिया गांधी के आसपास रहने वाले नेताओं को यह लगता था कि नरसिम्हा राव ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं, वो ज्यादा दिन तक ना तो प्रधानमंत्री बने रहेंगे ना ही पार्टी अध्यक्ष। और सोनिया गांधी इस दौरान खुद को पार्टी अध्यक्ष पद के लिए तैयार कर लेंगी और इस बात का जिक्र इस पुस्तक में लिखा है। मैं अपने मन से बनाकर नहीं कह रहा हूं। और इसके पेज नंबर 97 में क्या लिखा है, ऐसी बात लिखी है जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा, पढ़कर आपको मैं बताता हूं। देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि उस समय जब यह तय हो रहा था कि पार्टी अध्यक्ष किसे बनाया जाए और प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए, तो जो सबसे प्रमुख जो दावेदार थे प्रधानमंत्री बनने के लिए वो थे शरद पवार और अर्जुन सिंह। ये दो नेता थे जो चाहते थे कि इन्हें बना दिया जाए और ये दोनों बहुत मजबूत नेता थे। लेकिन सोनिया गांधी किसी मजबूत नेता को बनाना नहीं चाहती थी और वो चाहती थी कि किसी तीसरे नाम पर सहमति बने। उनके सलाहकारों ने तीसरा नाम सुझाया और तीसरा नाम था नरसिम्हा राव का। तो इसमें क्या लिखा है देखिए, इसमें लिखा है नरसिम्हा राव, अ हार्ट पेशेंट, was only a seat warmer for Sonia. When the election for the next president of India took place in 92, they said Rao would be finally elevated to irrelevance. मतलब बाद में आगे चलकर उन्हें बिल्कुल irrelevant बना दिया जाएगा। और कल्याणी शंकर, जो कि बहुत क्लोज एसोसिएट थी नरसिम्हा राव की, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको कोट करके लिखा है, द ग्रुप दैट वाज कीन ऑन सोनियाज सिलेक्शन थॉट दैट राव, हु वाज ऑलमोस्ट इन हिज 70s, could be a stopgap prime minister until Sonia decided to take over. यानी नरसिम्हा राव 70 साल के हो चुके हैं, बीमार हैं, उन्हें कुछ दिन के लिए काम चलाऊ प्रधानमंत्री बना देते हैं और वो तब तक टाइम पास करेंगे और फिर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगी और कांग्रेस अध्यक्ष भी बन जाएंगी। इसके बाद उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी को कोट किया है, जो एक कदम आगे बढ़कर कह रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी क्लेम्स दैट सोनिया न्यू दैट राव वुड डाई सून एंड शी कुड टेक ओवर। इसमें तो और भी आगे की बात लिखी है कि सोनिया गांधी जानती थी कि नरसिम्हा राव बहुत जल्द ज़्यादा जिएंगे नहीं, उनकी मृत्यु हो जाएगी क्योंकि वो बहुत बूढ़े हैं और बीमार हैं, और उसके बाद सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगी और कांग्रेस अध्यक्ष भी बन जाएंगी। इसलिए नरसिम्हा राव को, इतने सारे बड़े बड़े नेताओं को छोड़कर, उस समय प्रणब मुखर्जी थे, शरद पवार थे, अर्जुन सिंह थे और भी बड़े बड़े नेता थे, सबको छोड़कर नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया गया। और नरसिम्हा राव तो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सोच लिया था वो रिटायर हो गए, चुनाव भी नहीं लड़ा और वो अपना सारा सामान समेटकर दिल्ली का घर खाली करके हैदराबाद शिफ्ट करने की तैयारी में थे। नरसिम्हा राव इस तरह से पहले कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए और इसके बाद वो देश के 9वें प्रधानमंत्री भी बने और इसीलिए उन्हें भारत का पहला एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आज हम बता रहे हैं।
वैसे तो पीवी नरसिम्हा राव ने अपने जीवन में कई उपलब्धियां हासिल की। क्या आप सीख सकते हो उनसे? 5 बड़ी उपलब्धियां देखिए। पहली, नेहरू गांधी परिवार से न होते हुए भी पीवी नरसिम्हा राव ने पूरे 5 साल तक पहली बार अल्पमत की सरकार चलाई। 1991 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 244 सीटें मिली थी। बावजूद इसके कि राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, 244 सीटें मिली, जो कि बहुमत से लगभग 30 सीटें कम थी। ऐसे में उस समय की बिहार की झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और निर्दलीय सांसदों ने कांग्रेस को समर्थन दिया और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री चुने गए और इसी अल्पमत की सरकार को वो 5 साल तक चलाते रहे। दूसरी उपलब्धि, आर्थिक क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए। पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तब भारत के पास 2 हफ्ते के आयात के लिए ही विदेशी मुद्रा बची थी। विदेशी मुद्रा समाप्त हो चुकी थी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पहले की राजीव गांधी सरकार में दूसरे देशों से लिए गए लोन्स का भी उन्हें भुगतान करना था। उस समय भारत ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ से और लोन मांगा, लेकिन आईएमएफ ने भी कड़े आर्थिक सुधारों के बिना लोन न देने का फैसला किया। इसके बाद कई ऐतिहासिक कदम नरसिम्हा राव ने उठाए। 66 के बाद पहली बार 1991 में रुपए का अवमूल्यन किया गया। विदेशी मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा को सस्ता किया गया। 1991 के जुलाई महीने में नरसिम्हा राव ने नई औद्योगिक नीति देश की संसद में पेश की। इस नीति को स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में माना गया और इसके तहत नेहरू और इंदिरा गांधी की नीतियों को पलट दिया गया। जैसे खाद पर सब्सिडी को 40% कम किया, एलपीजी सिलेंडर्स महंगे हो गए, 34 उद्योगों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 51% तक किया गया। ये बहुत बड़ा कदम था। ये वो दौर था जब भारत में पहली बार हवाई यात्रा, टेलीविजन इंडस्ट्री, सॉफ्ट ड्रिंक्स और मोबाइल फोन इंडस्ट्री में प्राइवेट कंपनियों की एंट्री हुई और इसी का नतीजा था कि उस समय 1992 में जी टीवी ने अपने पहले शो का प्रसारण टेलीविजन पर किया। पहला भारत का प्राइवेट चैनल लोगों के सामने आया। तीसरी उपलब्धि थी, एक ब्यूरोक्रेट को उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को यह उम्मीद थी कि उन्हें ही वित्त मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन नरसिम्हा राव ने इसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना, जो उस समय यूजीसी के चेयरमैन थे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके थे। यानी बहुत सारे लोग जो आर्थिक सुधार हुए उस जमाने में, उसका श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को देते हैं क्योंकि वो वित्त मंत्री थे, लेकिन उसका असली श्रेय जाता है पीवी नरसिम्हा राव को, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव की मर्जी के बिना मनमोहन सिंह ये काम नहीं कर पाते और पीवी नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह को एक ब्यूरोक्रेट से लेकर उन्होंने उन्हें वित्त मंत्री जैसी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। ये बहुत बड़ा प्रयोग था। चौथी उपलब्धि, विदेश नीति में बड़े बदलाव किए। सोवियत संघ के टूटने के बाद नरसिम्हा राव ने भारत के पश्चिमी देशों के साथ रिश्तों को नई ऊंचाइयां दी। उदाहरण के लिए अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हुए। इजराइल के साथ भारत ने पहली बार राजनयिक रिश्ते स्थापित किए और यह कदम नरसिम्हा राव की दूरदर्शी सोच का परिणाम था, क्योंकि इससे 1999 के कारगिल युद्ध में भारत को इजराइल की बहुत मदद मिली थी। और इसके बाद अगली उपलब्धि देखिए क्या थी। पांचवी उपलब्धि, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को हमेशा बनाए रखा। कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री होते हुए भी नरसिम्हा राव ने कभी भी अपने आप को 10 जनपद के सामने झुकाया नहीं। गांधी परिवार चाहता था कि वो 10 जनपद पर आकर हाजिरी देते रहें, लेकिन इसके लिए नरसिम्हा राव तैयार नहीं हुए और उन्होंने कभी भी 10 जनपद की चौखट पर अपनी नाक नहीं रगड़ी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.